नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाही नोट्स पे। आज की वीडियो इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए हैं। पैटर्न वही है दोस्तों, 5 की हिंदी, 15 की उत्तराखंड, 2 का कंप्यूटर और 8 का जीके या जीएस। तो आई होप कल की वीडियो आपने लगा ली होगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी पॉजिटिव रहा होगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए या अभी नहीं आएंगे उन्हें आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आगे पेपर में काम आता है। पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, पर हर क्वेश्चन हमें नोट करना चाहिए क्योंकि हमारे माइंड में उससे रिलेटेड बहुत कुछ याद रह जाता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आता है तो हम उसे वहाँ सही कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उन्हें आप नोट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप 25 प्लस स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 22 प्लस कर रहे हैं या 22 और 25 के बीच में कर रहे हैं तो आप एवरेज पे हो, थोड़ा सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप 22 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको फिर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है सफल होना, कठिनाई में फंसना, अधीनता स्वीकार करना, कठिन परिश्रम करना। तो जो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, प्रबल का विलोम शब्द क्या है। विलोम पूछा है दोस्तों प्रबल का। दुर्बल, निर्बल, पतला या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्बल। प्रबल का विलोम दुर्बल होता है दोस्तों। अगर सबल होता तो सबल का विलोम निर्बल होता है। ठीक है, तो जो प्रबल है इसका विलोम दुर्बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्रांति का पर्यायवाची है। क्रांति का पर्यायवाची पूछ रखा है। ऑप्शन है क्रांति, उथल पुथल, शोभा, कालापन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शोभा। जो क्रांति का पर्यायवाची होता है दोस्तों वो शोभा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद पूछ रखा है दोस्तों पवन। ऑप्शन है पौधन वन, पौधन अन, पोधन अन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद वो हो जाएगा पोधन अन। ठीक है, तो यहाँ पे तो संधि विच्छेद पूछ रखा है, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पवन में कौन सी संधि है। तो बताइए दोस्तों पवन में कौन सी संधि है। संधि की बात करें तो पवन का संधि विच्छेद पो धन अन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आधा पौ धन ओ लिख सकते हैं ना, और पीछे वाले को कैसे लिख सकते हैं, ओ धन नौ। ठीक है, तो ओ और ओ मिलकर क्या बनेंगे, ओ और ओ मिलके औ बनेगा। ठीक है, तो ओ और ओ मिलके औ बनेगा तो क्या बच जाएगा, आधा पौ धन औ धन नौ, ये बनेगा ना। तो अ जब पौ से मिलेगा आधे पौ से तो ये पूर्ण पौ बन जाएगा, प व न, पवन। ठीक है, तो औ किस में आता है दोस्तों, अयादि संधि में। तो पवन में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए आई ओ औ। अगर इनके साथ कोई भी पीछे स्वर जुड़ेगा तो वो क्या बनता है, गुण संधि बनती है, सॉरी अयादि संधि बनती है। ठीक है, ए आई ओ औ के साथ अगर पीछे से कोई भी स्वर जुड़ जाए, ओ आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है, तो सीधे अयादि संधि बनती है। ठीक है, तो इसमें अयादि संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, मदन मदन लाल लाल पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण है।
तो विशेषण पूछ रखा है दोस्तों। विशेषण की परिभाषा आपको पता ही है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि विशेषण कौन सा है। ऑप्शन है मदन, पतलून, लाल या खेलने। तो आपको पता है दोस्तों, जो लाल शब्द है यह पतलून की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? लाल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो पूछ ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, एंग्लो इंडियन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड में जो निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं वो है 70। ठीक है, जो कि निर्वाचित की जाती है, मतलब चुनाव होता है इनमें। और एक सीट है जो कि नामित होती है। ठीक है, तो ये पूछ रखा कि ये जो एक सीट होती है कौन से सदस्य के लिए नामित होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन चुना जाता है दोस्तों एक सीट में। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। तो जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? जो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद जो अंग्रेज परिवार भारत में ही रह गए, जिन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया, तो उन्हीं परिवारों के बच्चे या उनके सदस्य वही एंग्लो इंडियन में गिने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मतलब ये पूछ रखा है दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है यह किस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ईश उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। जो सत्यमेव जयते है दोस्तों यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है 2001, 2007, 2010, 2000। तो आपको दोस्तों पता ही है, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ तो यह उत्तरांचल नाम से अलग राज्य बना था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। फिर 1 जनवरी 2007 से जो उत्तरांचल है इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2007, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ताम्र नगरी है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी उधमसिंह नगर, ऑप्शन डी पौड़ी। तो बताइए दोस्तों, ताम्र नगरी किसे कहते हैं उत्तराखंड में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा को ही ताम्र नगरी कहते हैं और अल्मोड़ा को ही पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट सेंचुरी स्थित है। मतलब पूछ रहा है दोस्तों, जो अस्कोट वन्य जीव विहार है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको पता है अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल जो अस्कोट वन्य जीव विहार का है वो है 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्थापना 1986 और 600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो 600 वर्ग किलोमीटर है वो है इसका क्षेत्रफल। और इस एक फैक्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं दोस्तों वह अस्कोट वन्य जीव विहार में ही पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वह अस्कोट वन्य जीव विहार में ही पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पावती नदी बहती है, मतलब पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, देहरादून, फूलों की घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फूलों की घाटी में बहती है पुष्पावती नदी, चमोली में। ठीक है, तो जो पुष्पावती नदी निकलती है दोस्तों यह पुष्पतोया ताल से निकलती है। पुष्पतोया, जो पुष्पतोया ताल है दोस्तों चमोली फूलों की घाटी में, वहीं से ये पुष्पावती नदी निकलती है। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जो चंपावत जिले का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है दोस्तों 1766 वर्ग किलोमीटर, 1766 वर्ग किलोमीटर। और जो सबसे बड़ा है दोस्तों उस क्षेत्रफल में वो है चमोली। इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। और जो सेकंड में जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो है उत्तरकाशी। इसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कहीं कहीं पे उत्तरकाशी को नंबर 1 बता रखा है दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, तो गलत है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है वो चमोली है 8030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। सेकंड में 8016 वर्ग किलोमीटर के साथ उत्तरकाशी है। और थर्ड में जो क्षेत्रफल में आता है दोस्तों वो होता है पिथौरागढ़। ठीक है, 7060 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पूछ रखा है दोस्तों कि उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड में केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि श्रीनगर पौड़ी में है। वो एकमात्र उत्तराखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 15 जनवरी 2009 डेट याद रखना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? जो कटारमल का मंदिर है दोस्तों वो उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, किस देवता से संबंधित है पूछा है। ऑप्शन है शिव, सूर्य, गणेश, हनुमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। जो कटारमल का मंदिर है दोस्तों अल्मोड़ा में पड़ता है, कटारमल का मंदिर अल्मोड़ा में, यह सूर्य देवता से संबंधित है। ठीक है। और जो कटारमल मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण कत्यूरी शासक कटारमल देव ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है? इसका पूछना है दोस्तों कि किस वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन है तून, शीशम, चीड़, बांज। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो वृक्ष है जो हमें लीसा देता है। तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो उत्तराखंड में रहते हैं, जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से जो बिलोंग करते हैं दोस्तों ने पता होगा कि हमें जो चीड़ वृक्ष है यहाँ से लीसा प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन सी चीड़ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख पास स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही होगा लिपुलेख जो दर्रा है दोस्तों उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में पड़ता है लिपुलेख दर्रा, जो कि मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर गुजरती है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और जो पुराने समय में भूटांतिक व्यापारी थे दोस्तों वो भी इसी दर्रे से व्यापार करते थे तिब्बत के साथ, लिपुलेख दर्रे से। ये भी याद रखना, पिथौरागढ़ में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु है। राज्य पशु पूछ रखा है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कस्तूरी मृग, सिंह, हाथी, गाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो राज्य पशु है उत्तराखंड का वो है कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों कस्तूरी मृग का? मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है, याद रखना, जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है, वे हैं, मतलब ये जो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व है यह कितने जनपदों में फैला है? 3। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है कितने जनपदों में फैला है? 3। और वो जनपद कौन से हैं ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए,
चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में जो है ये नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार है, जो इसका स्थापना हुई थी दोस्तों नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व की, ये हुई थी 1988 में। ये याद रखना, स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। और ये नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व के अंदर 2 नेशनल पार्क भी आते हैं दोस्तों। एक तो हो गया फूलों की घाटी नेशनल पार्क और एक हो गया नंदा देवी नेशनल पार्क। जो इनका जो क्षेत्र है ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और 1988 को ही इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर उसमें शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में चीनी उद्योग है? चीनी उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है या फेमस है, ये पूछ रखा है। ऑप्शन है चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चीनी के लिए हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों जनपदें प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दोनों इनका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो तराई क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पानी की अधिकता होती है, इसीलिए जो गन्ना की पैदावार होती है दोस्तों इन 2 जनपदों में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहीं चीनी उद्योग भी स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नामक प्रसिद्ध कहानी सीरियल किसने लिखी? ये पूछ रखा है दोस्तों, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं यह कहानी किसकी है? ऑप्शन है नित्यानंद मिश्रा, गौरापंत शिवानी, शिव प्रसाद डबराल, मनोहर श्याम जोशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी की कहानी है दोस्तों मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सेल नहीं है? सामाजिक सेल नहीं है पूछ रखा है दोस्तों, ठीक है, मतलब कौन सा जो निम्नलिखित में से है जो सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ऑप्शन है आर्कुट, फेसबुक, परम, ट्विटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी परम। जो परम है दोस्तों यह एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और बाकी जो आर्कुट, फेसबुक, ट्विटर है यह एक सोशल मीडिया नेटवर्क है से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा है, मीरा क्या है पूछ रखा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, रोबोट, उत्तराखंड का क्लासिक नृत्य, स्पेस क्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। जो मीरा है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 जुलाई, 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी दोस्तों 10 दिसंबर 1950। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 1950 को मनाया गया, याद रखना, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भारत का नागरिक नहीं है हो सकता? मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता? कॉमन सेंस वाला सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है व्यक्ति, अवयस्क, कंपनी या पागल व्यक्ति। तो आपको कॉमन सेंस लगा ही लिया होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपनी। कंपनी भारत की नागरिक नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनियाँ बहुत सी देशों की हो सकती है, ठीक है। जैसे भारत में ही बहुत सी देशों की कंपनियाँ हैं, जैसे यूएसए की हो सकती है, फ्रांस, जापान, किसी की भी हो सकती है भारत में ना कंपनी, तो वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती। जो व्यक्ति है दोस्तों, जो भारत का व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक होगा। जो भारत का अवयस्क व्यक्ति होगा वो भी भारत का नागरिक होगा। जो भारत का पागल व्यक्ति होगा, पागल है भले ही पर नागरिक तो होगा भारत का ही ना, तो ये 3 भारत के नागरिक हो सकते हैं। जबकि जो कंपनी है वो किसी भी देश की नागरिक हो सकती है, नागरिक नहीं, किसी भी देश की कंपनी हो सकती है, तो ये भारत की नागरिक नहीं होगी। और भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन से हैं दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो अनुच्छेद हैं इनमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। भाग भी पूछ लिया जा सकता है दोस्तों। जो भाग 2 है जिसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 है, इनमें नागरिकता के बारे में दिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है ये पूछ रखा है दोस्तों। ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52A। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना अनुच्छेद 51A भाग 4 का क या भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। जो ये 50-51 अनुच्छेद है दोस्तों, ये है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो भारत के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, उनके बारे में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दे रखा है। ठीक है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 है भाग 4, इसमें भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 51 का क है और भाग 4 का क, उसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य लिए हैं दोस्तों भारतीय संविधान में, कहाँ से लिए गए हैं ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारत की संविधान में रूस से लिए गए हैं। ठीक है, रूस से लिए गए हैं। और इन्हें कब सम्मिलित किया गया? क्या ये मूल संविधान में थे मौलिक कर्तव्य? तो आपका आंसर होगा दोस्तों, यह मूल संविधान में नहीं थे। जब संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्यों का उसमें कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, इन्हें बाद में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। और पूछा जा सकता है कब किया गया, तो ये याद रखना 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और जब जोड़ा गया था तब कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों? 10। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह शिक्षा से संबंधित है। और यह कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और इन मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, तो इन्हें जो समिति बनी थी इन्हें जोड़ने के लिए, वो बनी थी सरदार स्वर्ण समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो ये मौलिक कर्तव्य है इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगर ये ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों जो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 क्या दर्शाता है? कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इनमें विभेद ये दर्शाता है। ठीक है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर होना चाहिए, इनमें अंतर होना चाहिए, ये अनुच्छेद 50 दर्शाता है। अनुच्छेद 51 जो दर्शाता है दोस्तों, यह दर्शाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है। ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय शांति में क्या योगदान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना चाहिए, ये देता है, बताता है अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य दर्शाता है और अनुच्छेद 52A ये कोई है नहीं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया? ठीक है, ऑप्शन है रेडक्लिफ, मैकमोहन, माउंटबेटन, पी लॉरेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का विभाजन होने वाला था तो इंग्लैंड से रेडक्लिफ को बुलाया गया, जो कि एक मानचित्रकार थे। ठीक है, इन्होंने ही सीमा रेखा खींची है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं ना, तो ये याद रखना। उस टाइम पे जो बांग्लादेश था दोस्तों वो भी पाकिस्तान का ही एक भाग था। तो अभी वर्तमान में बांग्लादेश और जो भारत का बॉर्डर है उसे भी रेडक्लिफ लाइन ही कहते हैं, ये भी याद रखना। और मैकमोहन रेखा आपको पता ही होगी, भारत और चीन के मध्य में। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर प्रकार के हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, जो भारत की न्यायिक अकादमी है वह भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में नगर दीन पनाह की नींव किस राजा ने रखी? मतलब दीन पनाह नामक नगर दिल्ली में किसने बसाया ये पूछ रहा है। ठीक है,
ऑप्शन है सिकंदर लोदी, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हुमायूं। दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है, किस देश के साथ भारत सबसे अधिक स्थल सीमा साझा करता है, ये पूछ रखा है। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है, जो कि है 4096 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है। और सबसे कम सीमा साझा करने की बात करें तो दोस्तों भारत सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि मात्र 106 किलोमीटर है। ठीक है, भारत अफगानिस्तान की जो सीमा है उसे डुरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, डुरंड लाइन याद रखना, डुरंड लाइन कहते हैं, ये भी याद रखना। 106 किलोमीटर सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। जो भारतीय संविधान है दोस्तों इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, अपना लिया गया था। जबकि जो भारतीय संविधान लागू होता है पूर्ण रूप से वो होता है 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को आपको पता ही होगा हमारा जो देश भारत है वो आज़ाद हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो यम होता है, यम क्या होता है दोस्तों? ग्रह, बौनाग्रह, क्षुद्र ग्रह या उपग्रह? जो यम होता है दोस्तों यह एक बौनाग्रह होता है। ठीक है, बौनाग्रह की श्रेणी में आता है यम। पहले यह एक ग्रह होता था दोस्तों, फिर बाद में ये पाया गया कि जो एक यम होता है इसकी कोई एक निश्चित कक्षा भी नहीं है और ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता भी है, बीच में आ जाता है। तो इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, फिर इसे बौना ग्रह श्रेणी में रख दिया गया। कब रख दिया गया? अगस्त 2006 के बाद। ठीक है, अगस्त 2006 के बाद जो यम को बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। पहले यह एक ग्रह होता था, पहले 9 ग्रह होते थे ना, अब 8 है। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह है। जो यम है यह बौना ग्रह आता है, बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। और ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है इन्हें भी जान लो दोस्तों। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति, ये 2 ग्रह होते हैं दोस्तों, मंगल और बृहस्पति। इनके बीच में बहुत छोटे पत्थर के कण हैं जो कि इनके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसी जो बेल्ट में जो ये है इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए आपको ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है इनके बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, इन्हें भी याद रखना। ठीक है, और उपग्रह आपको पता ही होगा, किसी भी ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह है ना पृथ्वी का चंद्रमा। और ये कृत्रिम और प्राकृतिक हो सकते हैं। जैसे चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, और कृत्रिम उपग्रह तो कितने हैं। ठीक है, जो आजकल बहुत से जो जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, ये बहुत से उपग्रह आजकल अंतरिक्ष में भेजते हैं ना, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो वो कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एक ही है, चंद्रमा। और ऐसे ही सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं ये आपको पता ही होगा। पहले तो बृहस्पति के थे, अभी वर्तमान में गिने गए तो सबसे सर्वाधिक जो उपग्रह पाए गए वह शनि के हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है वर्तमान में। ठीक है, ये भी याद रखना। बौना ग्रह मैंने आपको बता ही दिया, और ग्रह बता ही दिए मैंने आपको, ग्रह 8 होते हैं। तो दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हुए होंगे, आपका स्कोर 25+ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं रहा तो दोस्तों आप मेहनत करिए, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप मेरा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।